नमस्कार प्यारे मित्रों। आज जानेंगे जीएस के प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके इससे पहले की वीडियो देखिए। ये 4th वीडियो है, याद रखिएगा। प्रश्न दिया है जूल और अर्ग के बीच क्या संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए से होगा। जूल 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न दिया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इन्हें शुरू करते हुए सबसे पहले से अंतिम गतिविधि तक सही काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देख लेते हैं कौन सा सही होगा उत्तर इसका। यहाँ पे जो पहला दिया है प्रारूप समिति की नियुक्ति पूछा है, तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो 29 अगस्त 1947। फिर संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो संविधान को जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को। फिर लागू कब किया गया? तो लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को। फिर अगर यहाँ पे पूछा है संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो ये प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे आपको पहले कौन सा आना चाहिए? 1946 मतलब 4th वाला, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4th 2 में है, तो फिर देख लेते हैं। फिर 1946 के बाद कौन सा आना चाहिए? 1947 1 आना चाहिए। 1 भी 2 में है, बी में और डी में दिया है। फिर यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? 1949 मतलब 2 वाला किस में? तो डी वाले में है। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही सम्मिलित हो जाएगा। अगर संविधान सभा का गठन पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। और प्रथम बैठक कभी थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जान लेते इसके बारे में। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य कार्य जो था वो संविधान का स्थापना करना या संविधान भारतीय संविधान का निर्माण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक मसौदा संविधान सभा ने तैयार किया था। उस मसौदा मतलब प्रारूप समिति तैयार की थी। प्रारूप समिति की जो नियुक्ति की गई थी वो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। ये भी याद रखिएगा। इसको मसौदा समिति भी बोलते हैं, प्रारूप समिति भी बोलते हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा तीनों नाम। और पूछ लिया जाए संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष कौन है, तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। बाद में कौन बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। याद रखिएगा। और यही जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सदस्य थे, और जो स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा संविधान सभा के। और अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। फिर पूछ लिया जाए संविधान को लागू कब किया गया? तो संविधान को लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये भी याद रखिएगा। फिर पूछ लिया जाए संविधान सभा में सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा में जो सदस्य थे वो 389 थे। फिर अगर पूछ लिया जाए जो मसौदा समिति थी उसमें सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे। ये याद रखिएगा। और संविधान सभा की अंतिम बैठक अगर पूछ लिया जाए कब हुई थी, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ये भी याद रखिएगा। इसी दिन जो राष्ट्रीय गान है उसको राष्ट्रीय मान्यता भी दी गई थी। ये भी याद रखिएगा। तो इतनी जानकारी है संविधान सभा के बारे में, प्रारूप समिति के बारे में। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती है। एक किसका नियम है? राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए से चार्ल्स का नियम है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है आप कार में जा रहे हो, आसमान से बिजली गिरने वाली हो, तो सुनिश्चित करने के लिए, तो उसको मतलब बचने के लिए उसके क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। कार की खिड़कियां जो हैं वो बंद कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। ये भी प्रश्न को बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे राज्य दिए हैं और लोकसभा सदस्य दिए हैं, तो यहाँ पे बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। उत्तराखंड में जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है? तो लोकसभा सीटें जो है वो 5 हैं। अगर विधानसभा सीटें पूछ ली जाए तो विधानसभा सीटें जो है वो 70 हैं उत्तराखंड में। ये भी याद रखिएगा। अगर आप लोकसभा चुनाव के बारे में संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने 18वीं लोकसभा चुनाव विवरण के नाम से एक वीडियो अपलोड की है, तो वहां पे आप जाइए। उसमें कौन सांसद बना है, कौन सबसे कम उम्र का बना है, कौन सबसे अधिक उम्र का बना है, सबसे ज्यादा किसको वोट मिले हैं, और नोटा पे सबसे ज्यादा कहाँ पे वोट पड़े हैं, तो इन सभी के बारे में मैंने वहां पे कंप्लीटली वीडियो बनाई लगभग 20 मिनट की। उसमें अगर लोकसभा के बारे में कोई भी प्रश्न बनेगा तो उससे बच के नहीं जाएगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे 4 आश्रम दिए हैं। साबरमती आश्रम,
कोचरम आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, टॉलस्टॉय फार्म। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो ये देख लेते हैं कौन सा सही उत्तर होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। हालांकि जो जो 4 आश्रम दिए हैं, यहाँ पे चारों आश्रमों की जो है स्थापना महात्मा गांधी ने ही की थी, लेकिन जो टॉलस्टॉय जो फार्म है इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। इसलिए यहाँ पे भारत का पूछा था, तो भारत में 3 ही आश्रमों की स्थापना की थी, साबरमती आश्रम, कोचरम आश्रम और सेवाग्राम आश्रम। और जान लेते हैं इसके बारे में। जो साबरमती आश्रम है इसको हरिजन आश्रम भी कहा जाता है, ये याद रखिए। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद के निकट साबरमती में की गई थी। ये 1917 से 1930 तक महात्मा गांधी का घर था, ये भी याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य केंद्र में एक रूप में कार्य किया। और फिर आता है सेवाग्राम आश्रम के बारे में जान लेते हैं। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा में 30 अप्रैल 1936 में की गई थी। टॉलस्टॉय फार्म आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। तो यहाँ पे भारत का पूछा था, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। और वैसे तो चारों आश्रमों की टॉलस्टॉय भी आश्रम महात्मा गांधी ने स्थापना की थी, लेकिन कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी, ये भी याद रखिएगा। कोचरम आश्रम भारत में मोहनदास गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, जिसकी स्थापना 25 मई 1915 को हुई थी। और ये जो आश्रम है कोचरम आश्रम गुजरात राज्य में अहमदाबाद शहर के पास स्थित था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत कथन पूछा है, देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे 3 कथन दिए हैं। पहला जो कथन दिया है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2011 के तहत की गई। फिर दूसरा कथन दिया है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। फिर तीसरा कथन दिया है, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के मामलों पर ट्रिब्यूनल का मूल क्षेत्र अधिकार है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। कथन 1 जो है वो गलत बता रहा है, जो अधिनियम था वो 2010 का था, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे गलत ही पूछा था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए हैं। पहला कथन दिया है, ये प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा कथन दिया, आकाश तीर परियोजना वायु रक्षा नियंत्रक को स्वचालित करने के लिए एक अग्रणीय प्रयास के रूप में खड़ी है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, तो देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। कथन 2 जो है बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है, वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ब्रिक्स का विस्तार हुआ, जिससे ब्रिक्स प्लस बन गया। समूह में 6 नए देश जोड़े गए। निम्नलिखित में से कौन सा देश इनमें नए देशों में एक नहीं है? तो यहाँ पे ये पूछा है, जो 6 नए देश जोड़े गए उसमें कौन सा देश नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। हालांकि जो है अर्जेंटीना भी अब ब्रिक्स जो है समूह है उसका सदस्य नहीं बना है। हालांकि पहले जो सम्मेलन हुआ था उस समय अध्यक्षता लेने के लिए इसने हाँ की थी, बाद में इसने इनकार कर दिया ब्रिक्स जो अर्जेंटीना है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ए बी और बी भी। ए बी याद रखिए। और जान लेते हैं इसके बारे में। जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में इसका विस्तार हुआ। और ये जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ये भी याद रखिए। और जोहान्सबर्ग में जब ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था उसी समय जो मोदी जी थे ब्रिक्स सम्मेलन में थे। और यहाँ पे उसी दिन क्या था, ये चंद्रयान जो भेजा गया था, चंद्रयान 3, उसकी लैंडिंग भी 23 अगस्त को हुई थी। तो वहीं से उन्होंने लाइव होके ये लैंडिंग का मतलब भाषण दिया था उस पे। किसने? तो मोदी जी ने। ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर इसको जब नए देश कौन से जोड़ने की बात हुई, तो अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ये 6 देश जोड़ने की बात हुई थी। लेकिन इनको अध्यक्षता जो प्राप्त होनी थी 1 जनवरी 2024 को प्राप्त होनी थी, लेकिन उससे पहले जो अर्जेंटीना है उसने भी मना कर दिया था। कुल मिला के अब जो ब्रिक्स समूह है उसमें 5 देश ही जोड़े गए, याद रखिए। अर्जेंटीना भी इनकार कर दिया। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। हो सकता है ब्रिक्स के बारे में भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ब्रिक्स जो है विश्व की अग्रणीय उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कौन कौन से देश हैं? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के समूह का संक्षिप्त रूप है ब्रिक्स, जिसको बोला जाता है। फिर आगे दिया है, वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द दिया था, ये याद रखिएगा। फिर वर्ष 2006 में इसकी जो पहली समिट हुई थी, विदेश मंत्रियों की पहली जो समिट हुई थी, इसको जो इस समूह को औपचारिक रूप से नाम दिया गया ब्रिक्स, ये याद रखिएगा। फिर दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने से
ये इसका जो नाम पूरा हो गया है वो ब्रिक्स हो गया है। अब इसको ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाता है। पहले 4 देश शामिल हुए थे, कौन कौन से? तो ब्राजील, रूस, भारत और चीन। फिर उसके बाद 2010 में जो साउथ अफ्रीका है वो शामिल हुआ, तो ब्रिक्स नाम हो गया। अब जो 5 देश शामिल हुए तो इसका ब्रिक्स प्लस नाम हो गया, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सोशल मीडिया के संदर्भ में इन्फ्लुएंसर शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे अर्थ पूछा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। एक अर्थपूर्ण फॉलोवर्स वाला व्यक्ति जो उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित कर सकता है, इसका अर्थ होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार परीक्षाओं में कोई ना कोई दिवस जरूर पूछा जाता है। देख लेते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? यहाँ पे सही सुमिलित पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। आंसर नंबर सी सही होगा। केवल 2 जो है वो सही सुमिलित है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। फिर अगर पूछ लिया जाए, विश्व मानवाधिकार दिवस है जो एक कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर राष्ट्रीय डाक दिवस जो मनाया जाता है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। और 5 सितंबर को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अगर पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। फिर पूछ लिया जाए खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर अगर पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर अगर पूछ लिया जाए विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर पूछ लिया जाए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इतने दिवस जो महत्वपूर्ण है वो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। तो पहला जो दिया है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। फिर दूसरा दिया है उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर तीसरा दिया है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विश्वभर दयाल। फिर चौथा दिया है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालिनी। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। एको जो है वो कोई सुमिलित नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मलक्का जल डमरू मध्य द्वारा कौन से सागर जुड़े हुए हैं? यहाँ पे सागर दिए हैं, कौन से सागर जुड़े हुए हैं ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। आंसर नंबर डी सही होगा। 3 और 4 जो है वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो 3 दिया है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ये जो है वो जुड़े हुए हैं, इससे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रवर्तन निर्देशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो पहला कथन दिया है, यह एक वैधानिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। फिर दूसरा दिया है, इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। फिर तीसरा दिया है, प्रवर्तन निर्देशालय के निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष है जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। केवल 2 जो कथन है बिल्कुल ठीक है। ईडी जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ना कि गृह मंत्रालय के अधीन। तो ये कथन नंबर 1 जो है वो गलत हो जाता है। अगर आप ईडी के बारे में, एनआईए के बारे में, सीबीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अभी हाल ही में अपलोड की है, तो उसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी है, कब कैसे कार्य करती है, क्या कार्य होता है, किस क्षेत्र में कार्य करती है, इन सभी के बारे में उसमें वीडियो में बताया, तो आप चैनल पर जाके देखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ अनुच्छेद दिए और एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सम्मिलित होगा। तो चुनाव आयोग जो है कौन से अनुच्छेद में है? तो ये जो है वो 324 में। फिर वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? तो ये जो है वो 280 में। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस में है? तो ये जो है वो 338 में है। फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो 148। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, तो देख लेते हैं कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, डोपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो पहला कथन दिया है
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना वर्ष 2010 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में डोपिंग मुक्त खेलों का संचालन करना था। दूसरा जो कथन दिया है, खेल प्रतियोगिताओं में दूसरों पर बढ़त प्राप्त करने के लिए अवैध पदार्थों का सेवन करने का कार्य डोपिंग है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, तो देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 20 से होगा। कथन 2 जो है बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2005 में हुई थी, ना कि ये यहाँ पे कितना बता रहा है, तो यहाँ पे इसने बताया 2010, जबकि स्थापना 2005 में हुई थी, तो इसलिए कथन 1 जो है वो गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हर बार भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पूछा जाता है, प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन सही पूछे हैं, तो यहाँ पे जो पहला कथन दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। फिर दूसरा कथन दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। फिर तीसरा कथन दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर चौथा कथन दिया है, शशिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 28वें गवर्नर हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, तो देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। तीनों जो कथन है बिल्कुल ठीक है। जो शक्तिकांत दास जो है ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, भी याद रखिए 25वें ना कि 28वें, इसलिए कथन जो 4 है वो गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न दिया, दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में पर्वत श्रृंखला का सही क्रम कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। पहले कौन सा आएगा, सांद्री पर्वत, फिर सतपुड़ा, फिर महादेव पहाड़ियां आएंगी। तो इसका जो दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम ये होगा डी वाला। फिर थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे दिया है महादेव पहाड़ियां जो है वो मध्य प्रदेश में, ये पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तरी भाग में स्थित है, याद रखिएगा। भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सांद्री कहा जाता है। फिर सतपुड़ा रेंज जो है वो पूर्वी गुजरात राज्य में पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जो पूर्व में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमाओं से होते हुए छत्तीसगढ़ तक फैली हुई हैं। तो यहाँ पे स्थान भी याद रखिए कहाँ तक है पहाड़ियां। तो इतने जीएस के प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।